नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के भूगोल की जो अपनी क्लासेज चल रही थी उसके अंदर अपन ने एक टॉपिक शुरू कर रखा था, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, और उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए आज उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पीछे वाली क्लास के अंदर थोड़ा सा गैप है। तो पीछे वाली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो वो जाके देखें आप, और पीछे वाली क्लास को यदि आपने अटेंड कर रखा है तो फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग के अंदर राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, ये अपना टॉपिक है। और इसके अंदर हमने पढ़ा कहाँ तक है थोड़ा सा तो अपन एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे वाले भाग में बात करेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। आराम से तसल्ली से हम पढ़ेंगे और वो उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि आपके सारे उस क्लास के अंदर याद हो जाए। राजस्थान की प्रमुख है सिंचाई परियोजनाएं। और इसके अंदर हमने इसकी बेसिक जो जानकारी थी वो सारी की सारी पढ़ ली थी, और उसके बाद में हमने इन परियोजनाओं का वर्गीकरण किया था, जिसके अंदर हमने वर्गीकरण में जो सबसे पहले जिस वर्गीकरण को शुरू कर रखा था वो अपना चल रहा था बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है। ये सब बातें अपने पीछे हो चुकी हैं, और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत हमने जो परियोजनाएं यहाँ पर पढ़ी हैं उसमें एक भाखड़ा नांगल परियोजना और एक व्यास परियोजना, ये दो परियोजना अपन पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पढ़ चुके हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा व्यास परियोजना के बारे में पढ़ चुके हैं। ये दो परियोजनाएं हम पीछे वाली क्लास के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आज अपन इसके आगे इसी भाग को यहां से आगे बढ़ाएंगे व्यास परियोजना के बाद से, और सबसे पहले हम जिस बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे वो अब उसके बाद आगे है चंबल परियोजना। तो अभी आपको यहां से शुरू करना है चंबल परियोजना से। तो अपन बात कर लेते हैं चंबल परियोजना की। तीसरी जो अपनी परियोजना है उसका नाम क्या है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना। चंबल परियोजना के बारे में मैं दो चार बातें आपको फैक्चुअल बता देता हूं, उसके बाद अपन थोड़ा सा इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तो ध्यान रखना, ये जो परियोजना है ये राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। और संयुक्त परियोजना का मतलब मैंने आपको बता दिया, और इसमें जो हिस्सेदारी है दोनों की, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों की हिस्सेदारी 50-50 है। और संयुक्त परियोजना का मतलब ये होता है कि इसका जो लाभ है इस परियोजना से वो इन दो राज्यों को मिलेगा, और दोनों का जो हिस्सा होगा वो 50-50% होगा। और किन्हीं राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं जिस अनुपात में उसका फायदा लेती है उसी अनुपात में वो उसके ऊपर खर्चा करती है। ये परियोजनाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे केंद्र सरकार की कुछ परियोजनाएं होती हैं, उनमें राज्यों की हिस्सेदारी होती है। राष्ट्रीय परियोजनाएं होती हैं जिनमें 90% पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है, 10% पैसा जो लाभार्थी राज्य हैं वो खर्च करते हैं। दूसरी इस प्रकार की परियोजनाएं होती हैं जहां दो या दो से अधिक राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी होती है, उसके अंदर वो राज्य ही उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे और वो राज्य उसी अनुपात में उसका फायदा ले लेंगे। एक पर्टिकुलर राज्यों की स्वतंत्र परियोजनाएं होती हैं जिसमें सारा पैसा संबंधित राज्य ही लगाता है और उसका सारा जो फायदा है वो भी संबंधित
राज्य ही प्राप्त करता है। वो एक समझौते के तहत इस तरह से हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब यहां पे इस चंबल परियोजना के अंदर हिस्सेदारी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो भी यहां पर विद्युत का उत्पादन होता है या फिर यहां पर कृषि सिंचाई के लिए जो पानी है, उस पानी में जो बंटवारा होगा, हिस्सेदारी होगी, वो हिस्सेदारी दोनों की 50-50 होगी। अब इससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए चंबल परियोजना के चंबल नदी के बारे में। हालांकि चंबल नदी के बारे में अपन डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस चंबल नदी के बारे में। पीछे हमने जो अपवाह तंत्र में पढ़ा है, उसमें सबसे पहले जिस नदी को पढ़ा है वो चंबल नदी थी। तो आप डिटेल से जाके यदि आप नदी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो वहां पे आप पढ़िए। बाकायदा राजस्थान जियोग्राफी की पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उस प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग और आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। यहां मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जहां से ये चंबल नदी निकलती है उस पहाड़ी का नाम है जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी, और ये पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है। और ये पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश में है। यहां से अपने एक नदी निकल के आती है और उसी नदी का नाम है चंबल नदी। यहां से एक नदी निकल के आती है और उसी का नाम है चंबल नदी। ये जो नदी है, ये राजस्थान में जहां प्रवेश करती है, वो जो बिंदु है राजस्थान में जहां ये प्रवेश करती है, वो बिंदु है आपका चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है ये। और फिर राजस्थान में ये 6 जिलों में बहती है ये। इसके बाद राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है ये। और ये 6 जिले क्रम से नीचे से यहां पर सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा, फिर हो गया बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन 6 जिलों में बहती हुई ये नदी आपके आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और फिर उत्तर प्रदेश में बहती हुई ये नदी यहां पर आगे जाके एक नदी में मिलती है, उस नदी का नाम है यमुना नदी। एक मोटा मोटा मैंने आपको एक ढांचा बता दिया, अदरवाइज ये नदी हमने पीछे पढ़ी है डिटेल से, वहां जाके आप इसको देख सकते हो। अब इसी नदी के ऊपर एक परियोजना चलती है, उस परियोजना का नाम है चंबल परियोजना। मैंने जैसे आपको बताया है पहले भी कि किसी परियोजना का नाम या तो उस नदी के ऊपर रखते हैं जिस नदी पर उस परियोजना का संचालन किया जाता है, या फिर उस नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उन बांध के नाम पर भी उस परियोजना का नाम रखा जा सकता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा और नांगल दो ये बांध हैं, इन दोनों बांधों को एक साथ लेकर उस परियोजना का नाम रख दिया भाखड़ा नांगल परियोजना। अदरवाइज भाखड़ा नांगल जो बांध है दोनों वो आपके सतलज नदी के ऊपर बने हुए हैं। यहां इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, इसलिए चारों बांधों के नाम के बजाय यहां पर चंबल परियोजना इसका नाम है। तो एक चीज आपको याद ये रखनी है कि चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी 50-50% है। ये चंबल नदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप डायरेक्ट कैसे कर पाओगे। अब इसी नदी के ऊपर कुछ बांध बनाए गए हैं। एक पॉइंट और आप याद रख लेना कि ये जो परियोजना है आपकी, ये 1953-54 में प्रारंभ हुई थी। ये परियोजना प्रारंभ कब हुई? तो ये परियोजना प्रारंभ हुई 1953-54 में। अब यहां पर अपन इस परियोजना के तहत जो बांध बने हुए, सबसे पहले अपन बांध की लोकेशन देखेंगे, फिर अपन एक एक बांध की बात करेंगे।
क्योंकि अपने दिमाग में ये इमेज बननी चाहिए कि वो बांध कहां है। तो यहां सबसे पहले अपन उन बांधों की बात कर लेते हैं। मैं बता देता हूं आपको कि इस परियोजना के तहत चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। 4 बांध बनाए गए हैं और ये जो 4 बांध बनाए गए हैं, इनका क्रम हमेशा याद रखना। मैं यहां जो क्रम लिख रहा हूं वो दक्षिण से उत्तर की ओर लिख रहा हूं। यह भी यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है। जो चीज पढ़ रहे हैं उसको अपना आराम से तसल्ली से पूरा पढ़ेंगे। इन चारों बांधों का क्रम आपको याद होना चाहिए। यहां से प्रश्न काफी बार आया है, आगे भी आएगा। यहां हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा है कि यह आपकी जो यहां पर चंबल नदी है, इसके ऊपर हमने 4 बांध बना दिए। अब यहां उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर यदि आपको क्रम पूछा जाता है, तो दक्षिण से उत्तर का मतलब है ये इसका दक्षिणी हिस्सा है और ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे बहती है, क्योंकि इस नदी का जो प्रवाह है की दिशा है वो ये है और इसकी दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान रखना, जब भी आप किसी पार्ट को पढ़ते हो, नदी वाला जो पार्ट पढ़ते हो, उसको बड़े आराम से पूरे नक्शे के हिसाब से पढ़ा करो, क्योंकि प्रश्न एक फैक्चुअल तक ही निर्भर आप ना रहें कि हो सकता है कि डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले। कई बार इस टाइप का प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी जिसका प्रवाह है की जो दिशा है वो दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ऐसा नहीं है। आपको 3 नदियों का मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस नदी का जो प्रवाह है, किस नदी के प्रवाह की दिशा है जो उत्तर से दक्षिण और नहीं है, तो वहां आपको 3 ऑप्शन में मिलेंगे। वो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर वाले मिलेंगे। एक जो ऑप्शन में मिलेगा वो आपको फिर बाद में अलग दिशा का मिल जाएगा। तो वहां क्या आप उनकी लिस्ट बनाते हो, आप कहीं लिखते हो? आप नहीं। वो चीजें की चीजें, सारी की सारी चीजें जब आपके दिमाग में मानचित्र बनता है कि यह नदी किधर से किधर जा रही है, ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, तो ही आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। अदरवाइज इन चीजों को याद नहीं किया जाता है। अब इस नदी की जो दिशा आप देखोगे तो वो दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर। अब ये जो दिशा है उस दिशा के अकॉर्डिंग इस नदी के ऊपर क्या बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। मैं एक बार दोबारा मोटा मोटा इस नदी को बना देता हूं यहां पर, कि यहां से नदी निकलती है जाना पाओ की पहाड़ियों से, और यह नदी, इसकी दिशा यह है। अब इस नदी के ऊपर 4 बांध हैं। ये 4 बांध कौन कौन से हैं वो आपको सबसे पहले दिशा के हिसाब से याद होना चाहिए। ये अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री है। ये अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री है। 84गढ़ मान लीजिए आप। इसके नीचे यहां एक बांध बना हुआ है, यहां एक बांध बना हुआ है। उसके बाद ऊपर आप जाओगे तो इसके ऊपर यहां बांध बना हुआ है। यहां इसके ऊपर बांध बना हुआ है। फिर आप और ऊपर जाओगे तो यहां इसके ऊपर मान लीजिए एक बांध बना हुआ है और ऊपर यहां पे एक बांध बना हुआ है। ऐसे करके इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से जो सबसे नीचे का जो बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, और यह आपका मध्य प्रदेश में है। बाकी जो तीनों बांध हैं इन 4 में से वो अपने राजस्थान में है। यह प्रश्न तो कई बार आया है कि चंबल नदी पर स्थित 4 बांध में से निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। तो गांधी सागर बांध है वो अपने राजस्थान में नहीं है। वो बांध कहां पर है, वो मध्य प्रदेश में है। हालांकि गांधी सागर बांध भी चंबल परियोजना का एक हिस्सा है। बाकी के 3 बांध अपने राजस्थान में बने हैं। उनमें से ये जो बांध है, क्रम से यदि अपन चलेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, जो कि रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जिला लिख देता हूं मैं एक बार। और फिर इसके ऊपर जाओगे यहां पर, तो यहां जो बांध बना हुआ है उसका नाम है जवाहर सागर बांध।
और यह बांध है आपका कोटा में, कोटा बूंदी की बाउंड्री पे ही कोटा जिले के अंदर बना हुआ है। उसके बाद आप जाओगे तो लास्ट में यहां जो बांध बना हुआ है वो एक बैराज के रूप में है, कोटा बैराज। एक शब्द आता है बांध और एक शब्द आता है बैराज। इन दोनों में, हालांकि ये दोनों चीजें काम दोनों एक जैसा ही करते हैं, इन दोनों का उद्देश्य एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क है। बांध के अंदर क्या होता है, बांध का मतलब पानी को बांधना, पानी को बांधना, ये पानी को बांध के रखते हैं पूरे पानी को। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये नदी यहां से बह रही है और उसके सामने एक बड़ी सी दीवार बना देंगे, उसके पीछे पानी यहां रुक जाएगा, ये बड़ी सी दीवार होगी, ऊंची सी दीवार होगी, उसको बोलते हैं बांध, इसको बोलते हैं बांध। बैराज में क्या होता है, बैराज में द्वार होते हैं, जिसको आप गेट बोलते हो, गेट होते हैं। जैसे ये नदी यहां से बह रही है, उसके सामने जो दीवार बनी है, पहली बात तो है कि ये दीवार इतनी ऊंची नहीं होगी जितनी बांध में होती है, और इस बैराज के अंदर गेट होते हैं। जैसे ही इन गेट के ऊपर, यहां तो क्या होगा कि ये दीवार है, उस दीवार का जो लेवल है वहां तक पानी रुक जाएगा, उसके अंदर उस दीवार की उतनी ऊंचाई कर दी जाएगी। लेकिन यहां बैराज में क्या होता है, यहां पर जैसे ही वो जो गेट है, उस गेट से पानी जैसे ही ऊपर जाएगा तो गेट को पार करके जाएगा वो। इसका मतलब यह है कि बांध में पानी ज्यादा इकट्ठा किया जाता है, बैराज में कम। दूसरी बात, जहां नदी का प्रवाह तेज होता है वहां खास करके बांध बनाया जाता है, क्योंकि पानी को उस हिसाब से रोका जाता है। लेकिन जहां पर पानी का प्रवाह धीमा होता है वहां बैराज बनाया जाता है। और यहां पर इस इकट्ठा किए पानी का उपयोग बिजली बनाने में खास तौर पे किया जाता है, क्योंकि बिजली बनाने के लिए पानी की मात्रा, बड़ी मात्रा में पानी चाहिए, तब वहां पर आप ज्यादा मात्रा में विद्युत का उत्पादन कर पाओगे। लेकिन बैराज है, बैराज में खास करके सिंचाई के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। हालांकि सिंचाई, इससे भी इसको भी उपयोग में लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि यहां पर सिंचाई से इसको काम में नहीं ले सकते, लेकिन बैराज है, वहां से सिंचाई के लिए जो मुख्य उद्देश्य वो सिंचाई है। यहां से पानी को डाइवर्ट भी किया जा सकता है, और जैसे इसकी दीवार की हाइट भी ज्यादा नहीं होती है, और फिर दीवार के अंदर बैराज है, गेट है, तो अंदर गेट है तो उनकी हाइट और कम होगी, इसका मतलब यहां पानी इतना ज्यादा इकट्ठा नहीं किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। जैसे यहां पर देखो आप, लास्ट में बैराज है, यहां पर, यहां आप देखिए लास्ट में बैराज है, पहले बांध बने हुए हैं, तो यहां तक आते आते वैसे भी पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है। मैंने क्या कहा, खासकर जहां पानी का वेग तेज होता है, जहां पानी के प्रवाह की स्पीड ज्यादा होती है, वहां बांध बनाते हैं, पानी को ज्यादा मात्रा में स्टॉक करते हैं, उसको फिर बाद में बिजली बनाने में, सिंचाई के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए पानी को उपयोग में लिया जाता है। लेकिन बैराज के अंदर क्या होता है, वहां पानी का जो बहाव की जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीमी भी होती है, और वहां पानी ज्यादा इकट्ठा भी नहीं हो पाता है उतना ज्यादा जितना बांध में होता है। और उसमें गेट होते हैं, गेट का लेवल जैसे ही पार करते हैं तो वो पानी आगे चला जाता है, और यदि थोड़ा बहुत रोकते भी हैं तो फिर गेट खोल दिए जाते हैं और पानी आगे चला जाएगा। ये थोड़ा सा बैराज और बांध में फर्क होता है, इसको भी आप समझ लेना। तो यहां पर टोटल ये जैसे कोटा बैराज है तो ये आपका कोटा में ही है। तो इसके ऊपर मैंने बता दिया कि 4 बांध बने, इनकी जो दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दिशा ये है। इसके ऊपर जो 4 बांध बने हैं, ये 4 बांध मेरे हिसाब से भी याद हो गए। दोबारा एक बार मैं यहां लिख देता हूं, किस दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर। सबसे पहले है आपका गांधी सागर बांध, मैंने लिखा दिया है कि गांधी सागर बांध है कहां पर, आपकी याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरा जस्ट इसके ऊपर बांध कौन सा है, तो वो आपका राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। और उसके जस्ट ऊपर कौन सा बांध है, तो जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है। ध्यान रखना, जवाहर सागर बांध को ही कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है। कोटा बैराज अलग है, कोटा बांध अलग है। कोटा बांध जवाहर सागर का दूसरा नाम है, और लास्ट में क्या है, कोटा बैराज है, कोटा बैराज है। इसमें एक चीज थोड़ी सी याद रखना आप, एक चीज आप ये याद रखना कि यहां पर ये जो आपकी इस परियोजना के तहत जो बांध बने हुए हैं, इनमें से ये जो 3 बांध है, यहां सिंचाई तो होती है,
लेकिन यहाँ विद्युत का उत्पादन भी होता है। हम बात अभी करेंगे कितने कितने विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ विद्युत का उत्पादन भी होता है, लेकिन इस लास्ट यानी कोटा बैराज से यहाँ विद्युत का उत्पादन नहीं, यहाँ केवल सिंचाई के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। यानी केवल सिंचाई, इसका मतलब है विद्युत उत्पादन नहीं, विद्युत उत्पादन नहीं। ये बात थोड़ी सी आप याद रख लेना, कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है इन चीजों को। तो ये थोड़ा सा क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं अब देखिए, अब बात अपन करेंगे एक एक बांध की। यहां पर अभी हमने डिटेल से इन चारों बांधों का नाम पढ़ लिया कि ये 4 बांध बने हुए हैं। अब अपन यहां पर एक एक बांध की बात करते हैं। अब यहां पे देखिए, एक चीज आप याद रखना। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले लाइन अपन ने क्या लिखी कि चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए? चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए। बताओ, ये सबके याद हो गए क्या 4 बांध? इन चारों बांधों का क्रम याद हो गया? 4 बांध बनाए गए। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो 4 बांध बने, ये बने 3 चरण में। कितने चरण में बने? 3 चरण में बने। भाई बड़ी परियोजना है तो नॉर्मल सी बात है, उसको अलग अलग चरणों में डिवाइड करके और उसको बनाएंगे। अपने से एक घर है, वो पूरा का पूरा एक बार में कई बार नहीं बनता है, उसको भी अपन चरणों में नहीं बनाते क्या? ये तो बहुत बड़ी परियोजना है। तो यहां से आपके सामने क्वेश्चन क्या बढ़े? पहला तो ये कि चंबल नदी पे बांध कितने? 4 बांध। उनका क्रम यदि दक्षिण से उत्तर पूछ ले तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। अगला मान लो कि उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो कोटा बैराज से शुरू कर दो, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। लेकिन ये पूछ ले कि इस चंबल परियोजना को कितने चरणों में बनाया गया, तो 3 चरणों में बनाया गया। अब ये जो 3 चरण है आपके, इसमें सबसे जो पहला चरण है, इसमें आपके 2 बांध बने। पहले चरण में कितने बांध बने? यहां 2 बांध बने। और उसके बाद के आगे के जो दोनों चरण है, तो नॉर्मल सी बात है, जब पहले चरण में 2 बन गए तो 2 बांध तो बन गए पहले चरण में। अब कितने बांध बचे? अब 2 बांध बचे, चरण भी कितने बचे? 2 बचे। इसका मतलब दूसरे और तीसरे चरण में एक एक बांध बना। और ये पहले चरण में जो 2 बांध बने हैं, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आता है। पहले चरण में ये 2 बांध बने हैं, ये बांध कौन से हैं? इसमें एक तो सबसे नीचे वाला यानी 1 नंबर पे ही है, गांधी सागर बांध, और एक सबसे लास्ट वाला यानी कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज, कोटा बैराज, है ना? तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये देखो यहां पर बांध लिखा है, इधर बैराज, तो ये समझ लेना ये बैराज एक एज ए बांध ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको उधर पीछे समझा दिया है, तो उस पर अब ज्यादा उस पर गौर मत करना। इस चीज पे अंतर जो था वो मैंने आपको बता दिया है। तो गांधी सागर बांध और कोटा बैराज ये पहले चरण में बने। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई आपको इतना याद रखना है कि इधर से पहला, दक्षिण से पहला और उत्तर से पहला, ऐसे याद कर सकते हो आप। जब क्रम आपके याद है तो आपको याद हो जाएगा कि पहले चरण में दक्षिण से पहला और उत्तर से पहला। पहले चरण में दोनों दिशाओं से पहले पहले बांध बनाए गए। ये दोनों बांध आपके पहले चरण में बने। उसके बाद में दूसरा चरण आता है, इसका दूसरा, क्योंकि 3 चरणों में हमने इस परियोजना को पूरा किया है। दूसरा जो चरण है, इसमें बना एक बांध, और ये बांध बना दूसरे नंबर का। मतलब पहला नीचे से, पहला ऊपर से, आप यह कह सकते हो पहला और अंतिम, ये पहले चरण में। फिर हम दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहे हैं, तो 2 नंबर पे जो बांध है वो दूसरे चरण में हो गया। यानी यहां पे एक ही बांध बना और उसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर बांध। क्या नाम है? राणा प्रताप सागर बांध। क्लियर यहां तक? उसके बाद में तृतीय चरण यानी तीसरा चरण। उसके बाद में आपका आता है तीसरा चरण, और तीसरे चरण में क्या है? एक बांध बनता है। यहां पे एक बांध बनता है, और वो बांध जो बच गया लास्ट में, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि तीसरे नंबर का, यानी जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो इन चीजों को भी आप थोड़ा सा याद रखोगे। पहले चीजें वो होती हैं, डिटेल से जाने से पहले आपको क्या होता है, सबसे पहले आप सिलेबस याद करते हो। सही तरीका तो यही है, अदरवाइज कई तो सिलेबस को ध्यान में नहीं रखते, सिलेबस में क्या क्या है। लास्ट में ये होता है कि सिलेबस में ये पॉइंट है कि नहीं है। नहीं, हमेशा तैयारी करने से पहले सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सिलेबस याद होते तो बहुत सारी चीजें आपके याद हो गई, है ना? क्या याद करना है ना? कई बार फालतू का याद कर बैठते हैं अपन, है ना? तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पर
ये चीजें याद रखनी है पहले कि 4 चरणों में जो 3 चरणों में जो आपके 4 बांध बने हैं, वो बांध कैसे कैसे बने, कौन से चरण में कौन सा बांध बना। क्लियर मेरी बात। अब अपन चलते हैं एक एक बांध पे। सबसे पहले अपन बात क्या कर रहे थे, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे पहले चरण की। पहला चरण, पहला चरण, पहला चरण है, उसमें सबसे पहले हम किस बांध की करेंगे, जो सबसे 1 नंबर पे बांध है, सबसे पहले बन के तैयार हुआ, और उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। और ये जो गांधी सागर बांध है, ये मैंने आपको बता दिया है मध्य प्रदेश के अंदर है। अब तो ये हर स्टूडेंट के याद हो गया होगा कि गांधी सागर बांध कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण इधर मैंने बता दिया पहले चरण में हुआ, और पहले चरण में इस बांध का जो निर्माण पूरा हुआ तो वो 1959 में हुआ। तो यहां पर एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि निर्माण पूरा, निर्माण पूरा कब हुआ, तो 1959 में। 1959 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। किसका, गांधी सागर बांध का। परियोजना शुरू कब हो रही है, थोड़ी देर शुरू में क्या लिखा है मैंने, 1953-54 में ये परियोजना शुरू होती है, और उसके तहत जो पहला बांध बनकर तैयार हुआ 1959 में बनकर तैयार हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट इस टाइप का होता है कितने साल लग जाते हैं उसके अंदर। इंदिरा गांधी को अपन पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा आपके, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब यहां जो ये आपका गांधी सागर बांध है, इस बांध के ऊपर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और यहां जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यहां टोटल 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं। 5 इकाइयां हैं, यानी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 23 मेगावाट है। और ऐसी 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं। 23 मेगावाट, 23 मेगावाट, ऐसे कितनी इकाइयां हैं, 5 यूनिट्स है। तो टोटल यहां पर विद्युत का उत्पादन आप देख सकते हो कि यहां गांधी सागर बांध पर कुल विद्युत का उत्पादन कितना किया जाता है, तो 23 गुणा 5, एक इकाई से 23 मेगावाट, तो 5 इकाइयों से गुणा 5, यानी टोटल यहां से 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह आपके विद्युत का उत्पादन हो गया। तो ये थोड़ा सा आप बात याद रख लेना कि गांधी सागर बांध जिसका निर्माण पूरा कब हुआ, तो आपके 1959 में हुआ। यहां 115 मेगावाट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, उसमें 23 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं, 5 इकाइयां हैं। अब मैंने क्या कहा कि इसी पहले चरण में एक बांध बना गांधी सागर बांध, दूसरा बांध बना इसके अंदर कौन सा, लास्ट का कोटा बैराज। तो अपन यहां बात करते हैं दूसरे बैराज की, जिसका नाम क्या है, कोटा बैराज, है ना। ये क्रम से मैंने अलग से लिखा दिया है, लेकिन चरण के हिसाब से मैं भी यहां पर एक साथ पढ़ा रहा हूं आपको। कोटा बैराज तो नाम से दिख रहा है कि ये कहां है, आपका कोटा के अंदर है। कोटा के अंदर है। एक लाइन मैंने पीछे ये लिखी थी कि कोटा बैराज, इससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। यहां इसके पानी का उपयोग केवल सिंचाई के लिए या पीने के लिए, तो पीने का पानी तो इन सबसे काम में लिया जाता है, तो वहां तो अपन कोई खास करके उन चीजों को देखते नहीं है। फोकस अपने को या तो विद्युत पे रहता है या फोकस रहता है अपने किस पे, सिंचाई पे। तो यहां एक चीज आप ये लिख सकते हो कि इस परियोजना से, या फिर आप ये कह सकते हो कि विद्युत का उत्पादन नहीं, इससे बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं, इसका उपयोग केवल सिंचाई हेतु, केवल सिंचाई हेतु। अब सिंचाई है तो यहां से क्या निकालेंगे, नहर निकालेंगे। और यहां से 2 नहरें निकाली। यहां से कितनी नहरें निकाली, आपके 2 नहरें निकाली। ये दोनों तरफ निकाली, तो एक आपकी दाईं तरफ है ना, दाईं नहर हो गई वो, और एक बाईं तरफ है, तो वो बाईं नहर हो गई, बाईं नहर हो गई। यहां इसे दाईं नहर से कोटा और बारा ये लाभान्वित होते हैं, और दाईं नहर से, बाईं नहर से कोटा और बूंदी। हालांकि दाईं नहर आगे आपके मध्य प्रदेश में भी चली जाती है, मध्य प्रदेश में भी चली जाती है। मध्य प्रदेश में भी यहां पर इसके ऊपर 6 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं।
वापिस देखिए आप, यहां थोड़ा आप डिटेल से और ढंग से पढ़ोगे तो आपको याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा, कि कोटा बैराज से आपने विद्युत का उत्पादन नहीं किया, यहां का जो पानी है उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ है सिंचाई के लिए। अब सिंचाई है तो सीधी सी बात है कि वहां से अपन नहर निकालेंगे, तो एक तो दायां जो किनारा हो गया तो दाई नहर होगी, बायां किनारा हो गया वो बाई नहर हो गई। जैसे मैं डायग्राम के माध्यम से यदि आपको समझाऊं कि मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी चंबल नदी है, और इस चंबल नदी पे सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं बार अपन कोटा बैराज की। ये मान लीजिए यहां पर लास्ट में क्या है, कोटा बैराज है, कोटा बैराज है। अब मैंने आपको बता दिया है कि किसी नदी की जो दिशा होती है, तो नदी जिधर प्रवाहित हो रही है उधर अपना मुंह कर लो, तो अपना जो दायां है वो नदी का दायां है, अपना जो बायां है वो नदी का बायां है। अब नॉर्मल सी बात है, ये इसका दायां किनारा होगा इस वाला, और ये इसका बायां किनारा होगा। अब इधर मान लीजिए कि यहां से इधर नहर निकालते हैं अपन इससे, तो ये नहर कौन सी हो गई भाई, ये दाई नहर हो गई, ये दाई नहर हो गई। और इधर यदि आप नहर निकालोगे तो ये आपकी बाई नहर हो गई, बाई नहर हो गई। अब इस बाई नहर से यानी इस साइड, यहां इस बाई नहर से ये इधर किधर है, कोटा बूंदी की साइड है, ये कोटा में तो बांध ये बैराज बनाए हुआ है ना, और किधर जा रहा है, बूंदी की तरफ। जब आप मानचित्र देखोगे तो यहां इधर इससे क्या है, बूंदी है, तो इसका जो फायदा मिलता है वो कोटा और बूंदी को। दाई नहर इधर जा रही है बारा की साइड, तो कोटा में तो ये बना ही हुआ है, और कोटा से ये बारा की तरफ जा रही है, और बारा से फिर बाद में ये मध्य प्रदेश में भी चली जाती है। कौन सी, ये जो दाई नहर है वो। तो वापिस मेरी बात को समझना कि इसी कोटा बैराज से दो नहरें निकाली, दाई नहर और बाई नहर। बाई नहर से कोटा और बूंदी इन दो को फायदा मिलता है, जबकि जो इसकी बाई नहर है उससे कोटा और बूंदी दो जिलों को फायदा मिलता है, जबकि दाई नहर से कोटा और बारा, ये तो राजस्थान के वो जिले हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में चली जाती है। अब राजस्थान के अंदर यहां पर, राजस्थान के अंदर यहां पर इस नहर से, इस दाई नहर से, और टोटल कुल आपके कुल 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, कुल 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब ये जो 8 लिफ्ट नहरें हैं उनके नाम अपने को याद होने चाहिए। ये बात अपन कहां कर रहे हैं, ये अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अदरवाइज मध्य प्रदेश में भी यहाँ इसके आगे 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, लेकिन अपन राजस्थान वाली याद कर ले तो ही बहुत बड़ी बात है ना। क्यों अपन मध्य प्रदेश में अपन जाएं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके कि इस कोटा बैराज से दाई नहर बाई नहर दो नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर इधर कोटा बूंदी की तरफ चली जाती है, दाई नहर इधर कोटा बारा होते हुए मध्य प्रदेश में चली जाती है। इसमें टोटल 14 लिफ्ट नहरें हैं, उसमें से 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान में हैं। और वो जो नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं, जो लिफ्ट नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं। मेरी बात समझना, ये नहर है, ये दाईं ओर से जा रही ये नहर है, इस नहर से लिफ्ट नहरें निकाली हैं। लिफ्ट नहर का मतलब क्या होता है, लिफ्ट नहर का मतलब होता है पानी को लिफ्ट किया जाता है, यानी को पानी को आगे जब पहुंचाना है तो पानी को पहले ऊंचा उठाया जाएगा, उसके बाद आगे भेजा जाएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि ढलान नहीं है। यदि आप पढ़ोगे जब आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो वहां मुख्य रूप से अपन लिफ्ट नहरें ही पढ़ते हैं। और लिफ्ट नहर उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे मान लीजिए अपन ने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि ये नदी इधर जा रही है, तो ये नदी ऑटोमेटिक जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि ढलान इसकी किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो पानी जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमने नहर निकाली मध्य प्रदेश की तरफ, पानी जा रहा है। लेकिन वो बेल्ट, वो एरिया जहां ऑटोमेटिक पानी ढलान के माध्यम से नहीं जाएगा, तो वहां अपन क्या करेंगे, यदि मान लीजिए वहां अपने को पानी पहुंचाना है, तो अपन क्या करेंगे कि पानी को लिफ्ट करके, यानी पानी को उठाएंगे, मशीनों से उठा के आगे फेंकेंगे, उठा के आगे फेंकेंगे, उठा के आगे फेंकेंगे, ऐसे कर करके अपन पानी को वहां पहुंचाते हैं। उसको बोलते हैं लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर जहां पर भी नाम आ जाए, इसका मतलब यह है कि ढलान के विपरीत और पानी को उठा के, मशीनों के माध्यम से पानी को उठा के आगे पहुंचाया जाता है, वो लिफ्ट नहरें होती हैं। तो यहां इस दाई नहर पर टोटल 8 लिफ्ट नहर है राजस्थान के अंदर। वो 8 लिफ्ट नहर कौन सी है, उनकी अपन बात कर लेते हैं। एक बार वापिस यहां पे देखो, आ जाओ एक बार। बात अपन किसकी कर रहे थे, बात अपन कर रहे थे कोटा बैराज की। चीजें कनेक्ट करते हुए बीच में ऐसा नहीं हो जाए कि आगे कनेक्ट करते करते पीछे वाला डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो। चीजों को कनेक्ट करते हुए चलो। बात अपन कोटा बैराज की कर रहे थे, इस पे दो नहरें अपन पढ़ रहे थे, एक बाई नहर
एक बाई नहर, तो बाई नहर है ये तो आपके चली गई इधर कोटा बूंदी की साइड, क्योंकि यहाँ इसके अंदर तो हमने देखा है कि कोई भी लिफ्ट नहर नहीं बनी हुई है। उसके बाद दूसरी जो प्रकार की नहर है वो आपकी है दाई नहर। कौन सी है? दाई नहर। इससे दाई नहर के ऊपर, इससे दाई नहर के ऊपर और कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं, वो भी राजस्थान में। मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं। इससे दाई नहर पर राजस्थान में 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, और उससे फिर सिंचाई की जाती है। अब ये 8 लिफ्ट नहर है कहां कहां पे, उनके अपन नाम याद कर लेते हैं। उनमें 2 तो आपकी कोटा के अंदर है, 2 तो आपकी कहां पर है? कोटा के अंदर है। एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज करके देखता हूं कि ये कौन सा कलर ठीक चल रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा फीका दिख रहा है ना, ये ठीक है शायद, हाँ चलो। ये 8 लिफ्ट नहरें कौन सी हैं? 2 इसके अंदर मैंने बता दी कहां पर है, कोटा के अंदर है, और वो 2 कोटा के अंदर है, दिगोद और जालीपुरा। तो दिगोद लिफ्ट स्कीम कोटा के अंदर है, और एक है जालीपुरा, जालीपुरा लिफ्ट स्कीम। ये दोनों जो लिफ्ट नहरें हैं ये आपकी कोटा के अंदर हैं, कोटा के अंदर है। बाकी 8 में से जो 6 बच गई वो सारी की सारी 12 के अंदर है। और वो 6 कौन कौन सी हैं? एक तो अंता लिफ्ट स्कीम है, अंता लिफ्ट स्कीम है, और एक अंता लिफ्ट माइनर है, अंता लिफ्ट माइनर है। ये भी 12 के अंदर है। क्लियर मेरी बात? उसके आगे पंचेल लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 के अंदर। उसके बाद में गणेशगंज लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 में है। फिर एक सोरखंड लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 में है। और लास्ट में एक है कचारी, कौन सी? कचारी, हो सकता है आपको काचरी भी लिखा हुआ मिल सकता है, लिफ्ट स्कीम। और ये कहां है? ये भी आपकी 12 के अंदर है। ऐसे टोटल यहां पे 8 लिफ्ट नहरें हैं, सॉरी 8, हाँ 8 लिफ्ट नहरें हैं। तो ये आपका कोटा बैराज हो गया। तो इस कोटा बैराज को ढंग से पढ़ना है। हो सकता है कि थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन बन जाए तो वहां से प्रश्न आ सकता है। क्लियर मेरी बात यहां तक? इसमें कोई डाउट आपके? यहां से हमने शुरू किया कोटा बैराज को, कि इस बैराज से सिर्फ सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है बड़े स्तर पर। और इससे 2 नहरें, दाई नहर और बाई नहर, बाई नहर कोटा बूंदी की तरफ चली जाती है, जबकि दाई नहर वो आपके कोटा 12 होती हुई मध्य प्रदेश चली जाती है, जिसमें टोटल 14 लिफ्ट नहरें हैं। उनमें से 8 लिफ्ट नहरें अपने राजस्थान में हैं, जिनमें से 2 कोटा के अंदर और 6 12 के अंदर। कोटा में दिगोद और जालीपुरा, बाकी 6 चाहे फिर वो अंता लिफ्ट माइनर है, अंता लिफ्ट स्कीम है, पंचेल है, सोरखंड है, गणेशगंज है, पंचेल, ये सब, सॉरी कचारी या काचरी है, ये सब कहां पर है? ये आपके 12 जिले के अंदर है। ये अपन ने बात करी। अब एक चीज और अपन यहां पे लिखना छोड़ गए। यहां जैसे मैंने इधर बताया है कि इसका जो निर्माण है वो 1959 में पूरा हुआ, तो इसका निर्माण पूरा हुआ, इसके 1 साल बाद निर्माण पूरा हुआ 1960 में, 1960 में। ये समझ में आ गई क्या आपको? फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं दूसरा चरण। पहला चरण अपना एकदम कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं अपन किसकी? दूसरे चरण की। दूसरे चरण में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा कि एक ही बांध बना है, और वो बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और ये राणा प्रताप सागर बांध है रावत बाटा, चित्तौड़गढ़, रा से राणा प्रताप और रा से रावत बाटा, रावत बाटा। जिला पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ है। ये
एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। एक तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो मेन पॉइंट आप याद रखोगे, एक तो यह है राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है ये। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इस पे फोकस कर लेना। ये भराव क्षमता का मतलब ये होगा पानी सबसे ज्यादा भरा जाता है इसके अंदर। तो आपको ये पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो राणा प्रताप सागर बांध है। और ये राणा प्रताप सागर बांध है कहां पर? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इस बांध का जो निर्माण पूरा हुआ ये आपका 1972 के अंदर। वो दोनों 1959 और 60 और ये आपका 1972 के अंदर। अच्छा 72 में तो वो है 1971 के अंदर। एक मिनट, 1971 में, 72 में तो आगे वाला है। 1971 में इसका निर्माण पूरा हुआ। फिर इसके अंदर एक चीज याद रखनी कि यहां पर विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और ये जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है ये आपके यहां पर 43 मेगावाट की टोटल 4 इकाइयां लगी हुई हैं। 4 इकाइयां लगी हुई हैं, यानी प्रत्येक इकाई की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 43 मेगावाट है। और 43 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, तो ऐसे करके यहां पर टोटल 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। पीछे वाली चीज डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए, जैसा मैंने कहा है आपको, तो इसके साथ पीछे वाला पे याद करो कि यहां टोटल 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो वहां टोटल गांधी सागर बांध, क्योंकि कोटा बैराज के अंदर तो हमने देखा है कि वहां विद्युत का उत्पादन होता ही नहीं है कोटा बैराज पर। तो गांधी सागर बांध पर हमने देखा है कि 23 मेगावाट की 5 विद्युत इकाइयां हैं। टोटल वहां पर 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो वैसे ही राणा प्रताप सागर बांध, यहां 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयां हैं, यानी यहां टोटल 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और यहां एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है, यहां से पानी है, इस पानी की आपूर्ति पास्ट में ही बने रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह, जिसको आप राजस्थान परमाणु विद्युत गृह बोलते हो, रावतभाटा के अंदर ही स्थित है वो। राजस्थान है परमाणु विद्युत गृह है। इसको अपन अलग से ऊर्जा संसाधन में पढ़ेंगे डिटेल से। इसको पानी की आपूर्ति की जाती है। ये कहां है? रावतभाटा के अंदर है ये आपका। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना ढंग से। किसके बारे में? राणा प्रताप सागर बांध के बारे में। क्लियर है राणा प्रताप सागर के बांध? अब आगे चलते हैं अपन। फिर अपन देखते हैं तीसरे चरण में। आगे है आपका तीसरा चरण। तीसरे चरण में एक बांध बना और उसका नाम क्या है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, इसी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया क्या है? कोटा बांध है। एक चीज तो याद रखना कि ये कोटा के अंदर है, लेकिन ये कोटा बूंदी की बाउंड्री पे है ये, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना आप। कोटा की तरफ है लेकिन बाउंड्री पे है ये, कोटा बूंदी की सीमा पर। क्लियर यहां तक? तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। अब ये जो जवाहर सागर बांध है, इसमें और क्या क्या चीजें याद रखनी है कि एक तो निर्माण पूरा कब हुआ? तो जैसे पीछे हमने पढ़ा है 1959-60, यानी 1959 में किसका निर्माण पूरा हुआ? गांधी सागर बांध का। 1960 में उसी चरण में 2 नंबर पे बांध बना, कौन सा? कोटा बैराज। 1959-60, यह आपके 1971-72। इसका जो निर्माण, जैसे हमने यहां लिखा है 1971, तो यह आपका 1972 में हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ? 1972 में पूरा हुआ था। यहां पर भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विद्युत का उत्पादन किया जाता है और वो है 33 मेगावाट की 3 इकाइयां। और कुल यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 99 मेगावाट आएगा। अब ये थोड़ा सा आप याद कर लेना ढंग से।
जैसे मान लो कि हम इसको एक साथ कवर करके पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, विद्युत का उत्पादन की बात करें ना अपन टोटल यहां पर, क्योंकि अब आगे कोटा बेराज है ना, जो कि पहले चरण में बन गया, तो वहां तो हमने देखा है कि वहां तो कोई भी विद्युत का उत्पादन होता नहीं है। अब यहां पे देखिए आप, ठीक, अब देखिए इधर, यहां हमने क्या देखा कि जो पहला चरण था जिसके अंदर आपके बांध कौन सा बना हुआ है, गांधी सागर बांध, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, गांधी सागर बांध। यहां पे टोटल विद्युत का उत्पादन हमने कितना देखा था, 23 मेगावाट की 5 इकाइयां, यानी 115 मेगावाट। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमने देखा क्या, राणा प्रताप सागर बांध, यहां हमने देखा 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयां, यानी 172 मेगावाट। और अभी हमने क्या देखा है, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और यहां से हमने देखा 33 मेगावाट की 3 विद्युत इकाइयां, यानी 99 मेगावाट। इसको यदि आप जोड़ते हो तो इस, अब कोटा बैराज पे तो विद्युत का उत्पादन होता नहीं है, तो यहां जो कुल विद्युत उत्पादन हो जाएगा, आपके कुल विद्युत उत्पादन हो जाएगा, तो वो इनके जोड़ने से आ जाएगा, और वो आएगा 486 मेगावाट। कितना, 486 मेगावाट। आप इसको जोड़ सकते हो। अच्छा 300, एक मिनट, हाँ 386 मेगावाट, 386 मेगावाट, ये कुल विद्युत उत्पादन क्षमता आ गई किसकी, चंबल परियोजना की। और फिर हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि ये किस किस की परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की है ये, तो दोनों में फिर बाद में डिवाइडेशन हो जाएगा कितना, 50-50। क्लियर मेरी बात यहां तक। एक थोड़ा सा और याद रख लेना आप, यहां मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, एक बार ये कुल वाला यहीं लिख देते हैं, ठीक है ना, ये तो अलग हो गया ऊपर वाला, है ना। हमने यहां कुल विद्युत की बात कर रही, अब यहां पे देखना कुल सिंचाई, इस परियोजना से कुल सिंचाई कितने क्षेत्र में की जाती है, वो भी एक आंकड़ा लिख लेना आप, 4.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, हेक्टेयर क्षेत्र में, है ना। तो ये आंकड़ा भी याद रख लेना, और ये आंकड़ा भी आप याद रख लेना। ठीक, तो ये आंकड़े हैं, थोड़े से इनको याद कर लेना। ये आपकी परियोजना कौन सी होगी, चंबल परियोजना होगी। क्लियर है भाई, चंबल परियोजना में कोई दिक्कत है क्या। फिर अपने एक परियोजना और कर लेते हैं आज, और उसका नाम है माही परियोजना, 4 नंबर की। क्यों 4 नंबर क्यों लगाया, 4 नंबर इसलिए लिखा है कि हमने पहले भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ी, फिर व्यास परियोजना पढ़ी, और उसके बाद में चंबल परियोजना पढ़ी, और उसके बाद में एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं में और है जिसका नाम है माही परियोजना। माही परियोजना, ये माही परियोजना नाम से दिख रहा है, किस नदी पर है ये, माही नदी पर है, जैसे वो चंबल नदी पर है, माही नदी पर। ठीक, अब ये जो माही परियोजना है आपकी, ये परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और 2 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान अपना एक, तो तभी तो अपन पढ़ रहे हैं, और एक गुजरात है यहां पर, गुजरात, इनकी क्या है, संयुक्त परियोजना है। और इन दोनों की संयुक्त परियोजना है, तो फिर इनकी कोई हिस्सेदारी होगी। इनकी जो हिस्सेदारी है राजस्थान और गुजरात की, इनकी जो हिस्सेदारी का अनुपात है वो है 45:55, यानी यदि 100% है तो उसमें से 45% हिस्सेदारी राजस्थान की है, और 55% हिस्सेदारी है वो आपकी गुजरात की है। वो थोड़ी देर अपन, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना आप, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा है चंबल परियोजना को। अब चंबल परियोजना भले ही आगे जाके उत्तर प्रदेश में बह रही होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश उसकी परियोजना में हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की नहीं है। अब जैसे आप यहाँ माही परियोजना के अंदर माही नदी जब पढ़ते हो, तो माही नदी को देखते हो कि मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है वो, लेकिन मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि एक्चुअली या तो उन बांधों का निर्माण वहीं उन राज्यों के अंदर किया जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है वहीं किया जाए, दूसरे राज्य स्टेट में भी किया जा सकता है, लेकिन वो खर्चा है, वो खर्चा वही उठाएंगे जो उनका फायदे का हकदार होगा। तो इसमें थोड़ा सा आप याद रख लेना ये, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आया है कि माही परियोजना किन की संयुक्त परियोजना, वहाँ कई बार मध्य प्रदेश, वहाँ पे थोड़ी सी स्थिति डावाडोल हो जाती है, क्योंकि माही नदी शुरू कहाँ से होती है, मध्य प्रदेश से, और पहला ऑप्शन ही वो, तो ढंग से इसको अपन तरीके से पढ़ा करो इसको। अब माही नदी को पढ़ने ढंग से पीछे पढ़ा है,
कि ये नदी यहाँ, जैसे इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ माही नदी को एक बार है, बाकी हमने माही नदी को पढ़ा है पीछे। ये आपके माही नदी है, यहां राजस्थान में आ गई, राजस्थान में बाहर निकल गई, ये मेहंद झील से निकलती है, ये मध्य प्रदेश के अंदर, वो ये भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद ये राजस्थान में यहाँ खांडू गांव पड़ता है, वहां हमने पढ़ा है बांसवाड़ा जिले के अंदर, और वहां ये प्रवेश करती है। उसके बाद राजस्थान के इधर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इस तरह वापस यू टर्न लेके और यह नदी इधर गुजरात में चली जाती है। तो यहां हम देखते हैं कि इसका प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में है, एक यहां इसका मध्य प्रदेश में है, उसके बाद ये अपने राजस्थान में आती है, और राजस्थान से फिर ये कहां चली जाती है, गुजरात में, और लास्ट में फिर अपन आगे पढ़ते ही हैं। अब इसी नदी के ऊपर क्या है, ये परियोजना संचालित है, और इसके तहत यहां पर इसके अंदर 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध बनाए गए हैं। माही नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध बनाए गए हैं। अब ये 3 बांध कौन से हैं, ये देखो आप। सबसे पहले एक बांध है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध, उसके बाद में एक कागदी पिक्कप बांध, और एक आपका है कडाना बांध। अपने एक एक की बात करेंगे बाद में, लेकिन एक बार अपने को नाम याद होने चाहिए। माही बजाज सागर बांध है, ये बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में ये आपका कागदी पिक्कप बांध है, ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। लेकिन ये जो कडाना बांध है, ये आपका गुजरात के अंदर है। अब जैसे इसी को आप डायग्राम में लेते हो, तो अभी हमने नदी बनाई है यहां पर इस तरह से, और इसके ऊपर है ये आपके यहां बांध है। जैसे यहां आपके ये माही बजाज सागर बांध हो गया, माही नदी पर है, जमनालाल बजाज जी का नाम सुना होगा, उनके ऊपर ये बांध बना हुआ है, उनके नाम के ऊपर। यहां उसके बाद में आपके ये कागदी पिकअप बांध है, और फिर आप आगे जाओगे तो यहां गुजरात में आपके कडाना बांध है। ऐसे करके इसके ऊपर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध बने हुए हैं। तो ये इमेज थोड़ी थोड़ी आप बढ़ानी शुरू करो, तब आपकी ये चीज समझ में आएंगी। वापिस एक बार शुरू से आ जाओ आप। बात अपन माही परियोजना की कर रहे थे। माही नदी के ऊपर राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45 और गुजरात की हिस्सेदारी 55। यहां जो राजस्थान, और एक चीज और याद रख लेना कि राजस्थान और गुजरात के बीच इस नदी को लेकर जो समझौता हुआ था वो 1966 में हुआ था, और इस नदी के ऊपर 3 बांध बनाए गए हैं, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध, और उसके बाद में है कडाना बांध। अब अपने एक एक बांध की बात कर लेते हैं। माही बजाज सागर बांध एक बड़ा बांध है, एक लंबा बांध है। हम पढ़ते हैं राजस्थान का सबसे लंबा बांध ही कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध है, इसलिए इसको डिटेल से पढ़ना है। तो ये तो एक बार डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। अब अपने यहां इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। यहां सबसे पहले हमने बात किसकी की थी? माही बजाज सागर बांध। और ये बांध है आपका बोरखेड़ा में। जिला कौन सा है इसका? बांसवाड़ा है। यह आपका माही बजाज सागर बांध है। एक पॉइंट तो आप ये याद रखना, यह है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है।
और सबसे लंबा है तो फिर लंबाई याद करोगे इसकी। इसकी लंबाई है 3109 मीटर, 3109 मीटर। ये थोड़ा साफ देखना, ये 9 है, ये दोबारा लिखता हूं मैं, 3109 मीटर। तो वैसे किलोमीटर में भी आप लिखोगे तो ये लगभग 3.1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लंबा बांध, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा बांध है ये माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो था राणा प्रताप सागर बांध राउतबाटा में। भराव क्षमता की दृष्टि से यदि आपको ये पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका जवाब यह है राउतबाटा है। लेकिन यदि आप ये देखते हो कि राजस्थान का सबसे लंबा, लंबाई के आधार पर सबसे लंबा, तो माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा मासवाड़ा, जिसकी लंबाई 3109 मीटर, यदि किलोमीटर में इसके आसपास लिखा हुआ 3.1 किलोमीटर। इससे बांध पर यहां कुल 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना? 140 मेगावाट। और ये 140 मेगावाट किस प्रकार से है, इसका भी 2 चरणों में निर्माण हुआ है। जो पहला चरण है और दूसरा चरण है। पहले चरण में 90 मेगावाट और दूसरे चरण के तहत 50 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और यह भी बाद में आप देखोगे तो 90 मेगावाट के अंदर 45 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी हैं और यहां पर 25 मेगावाट की 25 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी हुई है। ऐसे करके यहां टोटल 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। एक चीज और थोड़ी सी आप याद रख लेना कि यहां जो ये 140 मेगावाट है, ये सभी एक समझौते के तहत राजस्थान को इसका फायदा मिलता है। हालांकि ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, लेकिन उसके बदले हम आगे कडाना बांध में उनको ज्यादा फायदा देते हैं। तो ये भी थोड़ी सी याद रख लेना कि यह है 140 मेगावाट विद्युत संपूर्ण रूप से राजस्थान को प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। तो माही बजाज सागर बांध के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लंबाई इसकी 3109 मीटर है। टोटल यहां पर 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये सारी की सारी 140 मेगावाट राजस्थान को मिलती है समझौते के तहत। इसमें पहले चरण के तहत 90 मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित की गई थी, जिसके अंदर 45 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। दूसरे चरण के अंदर 50 मेगावाट की विद्युत इकाइयां स्थापित की गई, जहां पर 25 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। यह आपके हो गया माही बजाज सागर बांध। इसके जस्ट बाद में 2 नंबर पे हमने क्या लिखा था? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। और यह भी मैंने कहां बताया आपको? बांसवाड़ा में बताया है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, उसको गौर कर लेना ढंग से। यहां से भी 2 नहरें निकाली गई हैं। एक आपकी दाई नहर है और एक बाई नहर है, या फिर मैं सीधा नाम ही लिख देता हूं। एक भीखाबाई सागवाड़ा नहर है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर है। और ध्यान रखना, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से जो लाभान्वित जिला है वो आपका डूंगरपुर है। और इसी भीखाबाई सागवाड़ा नहर पर 2 लघु पन विद्युत इकाइयां स्थापित की गई हैं। मतलब छोटी छोटी विद्युत इकाइयां। और यह प्रश्न यहां से पूछा हुआ है, और उनके नाम क्या हैं? घाटोल और गनोड़ा। रट लेना यहां से, हो क्या रहा है ये? घाटोल और गनोड़ा।
यह ढंग से याद कर लेना, घाटोल और गनोड़ा प्रश्न पूछा हुआ है। इसी कागदी पिकअप बांध से भिखाबाई सागवाड़ा जो नहर निकाली गई है, उस पे दो लघुपन विद्युत इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनका नाम क्या है, घाटोल और गनोड़ा। और इसी से एक नहर और निकाली गई है जिसका नाम है आनंदपुर भूकिया नहर। और जब आप खनिज पढ़ते हो तो सोने के भंडार वही क्षेत्र है ये आनंदपुर भूकिया नहर। और यहां से जो लाभान्वित जिला है वो आपका बांसवाड़ा है। और लास्ट में जो बांध बना है 3 नंबर का, वो आपका हो गया कडाना बांध। और ये बांध कहां पर है भाई, ये आपका गुजरात के अंदर है। तो ये आपकी माही बजाज सागर परियोजना हो गई। ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं इसके अंदर भाई। माही बजाज सागर बांध हो गया, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर लंबाई हो गई। उसके अंदर हमने देखा है 90 मेगावाट, 50 मेगावाट, फिर 90 मेगावाट वहां पर जो पहले चरण के अंतर्गत 2 इकाइयां 45-45 मेगावाट की, 50 मेगावाट दूसरे चरण के अंतर्गत जिसके अंदर 25-25 मेगावाट की 2 इकाइयां। उसके बाद में हमने कागदी पिकअप बांध देखा जिसके अंदर भिखाबाई सागवाड़ा नहर जो कि डूंगरपुर लाभान्वित होता है, वहां से घाटोल और गनोड़ा 2 लघुपन विद्युत इकाइयां स्थापित की गई हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा है आनंदपुर भूकिया नहर जिसे लाभान्वित जिला बांसवाड़ा है। फिर हमने देखा है कडाना बांध जो कि गुजरात के अंदर है। प्रश्न ये भी आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, छांटिए, ग्रुप दे देंगे, समूह दे देंगे। आज इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अपनी 2 परियोजनाएं आज की क्लास में हमने कंप्लीट की। उसके बाद एक बड़ी परियोजना है अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे वाली एक क्लास के अंदर पूरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अपने इसी तरीके से मानचित्र के माध्यम से उसको समझेंगे। लगातार जुड़े रहिए नाथ पब्लिकेशन के साथ। नाथ पब्लिकेशन हमेशा आपके साथ है। ओके, धन्यवाद।